हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका इनकरेजर यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम है, वेलकम है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी बीएड का एंट्रेंस टेस्ट जो बायोलॉजिकल साइंस के लिए है उसका 2021 के सवालनामे को हल करेंगे। हयातियाती साइंस यानी बायोलॉजिकल साइंस आपका बैकग्राउंड है तो आपके लिए सवालनामा है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में अगर आप बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उससे पहले आपको एंट्रेंस टेस्ट में शामिल होना होता है और ये जो एंट्रेंस टेस्ट है 100 नंबरों पर मुश्तमिल होता है। 2 घंटे का ये इम्तहान होता है। इसमें ऊपर जो है उम्मीदवारों के लिए कुछ हिदायत दी गई हैं। आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो उससे हिदायत दी होती हैं, उस इंस्ट्रक्शन को, उस हिदायत को आप पढ़ लेंगे। फिर जो है नीचे सवालात पूछे गए हैं। ये जो स्टूडेंट के लिए हिदायत है उसको मैं पढ़कर सुना देती हूँ ताकि इम्तिहान में आपका वक्त बचे, लेकिन फिर भी आप इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेंगे। ये किताबचा 2 हिस्सों, हिस्सा अव्वल आम मालूमात जनरल नॉलेज से सवालात पूछे जाते हैं। आम उर्दू जनरल उर्दू पूछी जाती है, अंग्रेज़ी जनरल इंग्लिश पूछी जाती है। तदरीसी रुझान टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है। जहनी सलाहियत आपकी मेंटल एबिलिटी से सवालात आते हैं। फिर और हिस्सा दोम जो है वो हयातियाती साइंस बायोलॉजिकल साइंस पर मुश्तमिल होता है। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो फिर आपका हिस्सा दोम जो होगा वो बायोलॉजिकल साइंस से सवालात पूछे जाएंगे। ऊपर फराहम की गई जगह पर उम्मीदवार अपना OMR और हॉल टिकट नंबर लिखेंगे। ऊपर हॉल टिकट नंबर और OMR नंबर का लिखने का एक खाना बना हुआ है, उसमें आपको लिखना है। उसके अलावा किताबचे में किसी भी सफ़े पर हॉल टिकट, OMR नंबर या अपना नाम न लिखें। क्वेश्चन पेपर जो होगा उस पर आप अपना हॉल टिकट नंबर या OMR या कोई भी अपना नाम नहीं लिखेंगे उस पर। यह पर्चा सवालात कुल 16 सफ़ात पर मुश्तमिल है। क्वेश्चन पेपर जो है 16 पेजेस हैं। इसमें आखिर का एक सफ़ा रफ वर्क के लिए है। ये छोटी छोटी कुछ हिदायत दी गई हैं जो आप एग्ज़ाम से पहले पढ़ लेंगे। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए हम सवालात को हल करते हैं। सवाल में सबसे पहला हिस्सा अव्वल आएगा। हिस्सा अव्वल जो होगा वो आपका जनरल नॉलेज होगा, जो टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछा जाएगा। जनरल उर्दू, जनरल इंग्लिश, इन सब से सवालात आएंगे। और हिस्सा दोम जो होगा वो अगर आपका बायोलॉजी है तो बायोलॉजी से सवालात आएंगे। मैथमेटिक्स में आपने अगर BSc किया है तो फिर मैथमेटिक्स से आएंगे। जो आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है उसी से सवालात हिस्सा दोम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ हिस्सा अव्वल हम पार्ट 1 जो है उसको पहले हल करते हैं। ये जनरल नॉलेज से सवालात पूछे गए हैं। सवाल नंबर 1 है, टॉक्टे तूफान से किन 2 रियासतों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था? एक तूफान आया था जिसका नाम था टॉक्टे, तो किन 2 स्टेट्स को उनसे सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था? गुजरात और महाराष्ट्र, मगरबी बंगाल और उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, या बिहार और झारखंड? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब है। टॉक्टे तूफान जो आया था उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित गुजरात और महाराष्ट्र हुए थे, ये 2 स्टेट। दूसरा सवाल है, ब्रिक्स की तौसीह शुदा शक्ल। ब्रिक्स की तौसीह शुदा शक्ल मतलब ये ब्रिक्स जो है उसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो बांग्लादेश, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, या फिर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, या फिर भूटान, रोमानिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, या फिर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, स्पेन? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। वो एक संगठन है ब्रिक्स, उसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? तो ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 3 है, रकबा के लिहाज से दुनिया में हिंदुस्तान का मकाम है। एरिया के लिहाज से दुनिया में हिंदुस्तान किस नंबर पे है? दूसरा, छठा, 7वां या 8वां? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, 7वां। एरिया के हिसाब से हिंदुस्तान जो है दुनिया में 7वें नंबर पर है। चौथा सवाल है, केरला के किस त्यौहार के दौरान स्नेक बोट रेस मुनक़िद की जाती है? केरला का कौन सा त्यौहार है जिसके दौरान स्नेक बोट रेस होती है, वो मुनक़िद की जाती है? पोंगल, ओनम, बिहू या उगादी? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। केरला में जो एक त्यौहार होता है ओनम के दौरान जो है स्नेक बोट रेस की जाती है। ये सब जनरल नॉलेज के सवालात हैं। सवाल नंबर 5 है, अलहदा रियासत तेलंगाना का सरकारी तौर पर क़याम किस तारीख को अमल में आया? एक नई रियासत बनी है तेलंगाना, उसका सरकारी तौर पर उसको कब इस्टेब्लिश किया गया? सरकारी तौर पर उसे नए स्टेट के तौर पर कब माना गया? 5 सितंबर 2015 को, 14 अगस्त 2014 को, 2 मई 2014 को, या 2 जून 2014 को? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 2 जून 2014 को तेलंगाना सरकारी तौर पर नई रियासत के तौर पर माना गया।
छठा सवाल है, लोकसभा को उर्दू में बोलते हैं ऐवान ज़ीरी के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ओहदों के खाली रहने की सूरत में लोकसभा के इजलास की सदारत करते हैं। अगर लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की पोस्ट खाली हो तो अगर ऐसा खाली होता है तो उस समय लोकसभा में जो इजलास होते हैं उसकी सदारत कौन करता है? सदर जमहूरिया हिंद, हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट या नायब सदर जमहूरिया, वाइस प्रेसिडेंट या राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन या सदर जमहूरिया के नामजद करदा रुकन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन। राज्यसभा का जो डिप्टी चेयरमैन है वो लोकसभा का जो इजलास है उसकी सदारत करता है। सातवां सवाल है, तालीम को किस सन में मुश्तरका फहरिस्त में शामिल किया गया? तालीम को किस साल में अलग लिस्ट में रखा गया? 1947 में, 1950 में, 1964 में या 1976 में? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, 1976 में। तालीम को अलग लिस्ट में रखा गया 1976 में। सवाल नंबर 8 है, नई तालीमी पॉलिसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत पेश करदा आम ढांचा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई है उसका क्या ढांचा है, उसका कैसा स्ट्रक्चर है? 10+2+3 या 8+3+2 या 5+3+3+4 या 7+3+5? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, 5+3+3+4। 5+3+3+4। आप 53-34 से भी याद कर सकते हैं इसको। सवाल नंबर 9 है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सरकारी तौर पर स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किस मौके पर की थी? वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक मिशन स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी, तो सरकारी तौर पर किस मौके पर की थी? आज़ादी के मौके पर, यौम जमहूरिया के मौके पर, यौम आलमी माहौलियात पर? स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी या फिर स्वच्छ भारत मिशन को हम कब मनाते हैं? तो 2 अक्टूबर को मनाते हैं और 2 अक्टूबर क्या है? गांधी जयंती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 10 है, यूनेस्को का सदर मकाम कहाँ वाक़ है? यूनेस्को का जो हेड क्वार्टर वो कहाँ है? पेरिस में, लंदन में, न्यूयॉर्क में, मॉस्को में? कोई एक सवाल जो है हेड क्वार्टर से पूछेगा, किसी का भी हेड क्वार्टर। तो यूनेस्को का सदर मकाम या यूनेस्को का हेड क्वार्टर कहाँ है? पेरिस में, लंदन में, न्यूयॉर्क में या मॉस्को में? तो ऑप्शन नंबर ए जो है पेरिस में, यूनेस्को का हेड क्वार्टर पेरिस में है। ये था अभी जो हमने 10 सवाल जो हमने किए वो जनरल नॉलेज से थे और अब जो है उर्दू यानी जनरल उर्दू से होंगे। सवाल नंबर 11 है, मंदरजा झेल में से किसे बाबाए उर्दू के नाम से जाना जाता है? किनको बाबाए उर्दू के नाम से जाना जाता है? मिर्ज़ा गालिब, अल्ताफ़ हुसैन अली, डिप्टी नज़ीर अहमद या मौलवी अब्दुल हक? तो मौलवी अब्दुल हक को जो है बाबाए उर्दू के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। सवाल नंबर 12 है, हुरूफ तहज्जी में हर्फ दाल की कितनी शक्लें? हुरूफ तहज्जी अल्फ़ाबेट जो है इंग्लिश का अल्फ़ाबेट जैसे होता है वैसे ही उर्दू का जो होता है अलिफ बा उसे हुरूफ तहज्जी कहते हैं। तो सवाल में है, हुरूफ तहज्जी में हर्फ दाल की कितनी शक्लें हैं? 1, 2, 3, 4? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, हर्फ दाल की एक ही शक्ल है। 13वां सवाल है, लफ्ज़ शहीद की जमा क्या है? लफ्ज़ शहीद सिंगुलर है, उसकी जमा पूछ रहा है, जमा मतलब प्लूरल। तो लफ्ज़ शहीद की जमा क्या है? शहीदें, अशहाद, शोहदा या शाहिदान? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। शहीद एक होता है और कई शहीद हो जाए तो उसको शोहदा बोलते हैं। सवाल नंबर 14 है, नाक रगड़ना एक मुहावरा है जिसका मानी है? नाक रगड़ना एक मुहावरा, ये आम सा मुहावरा है जो सब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं इसका। तो नाक रगड़ना का माने क्या है? नाक रगड़ना जो मुहावरा है उसका क्या माने हैं? खुशामद करना, सजदा करना, नाक साफ करना या मांगना? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, खुशामद करना, नाक रगड़ना। सवाल नंबर 15 है, सही इमला की निशानदेही कीजिए। नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें सही कौन है और गलत कौन लिखा हुआ है उसको देखना है। इर्ताश, कंपन को इर्ताश बोलते हैं, कपकपाहट जो होती है उसको इर्ताश बोलते हैं। उल्फत, इंतज़ाम, इल्तमाश। तो इसमें पूछ रहा है कि सही कौन सा लिखा हुआ है। उल्फत भी गलत लिखा हुआ है, उल्फत ऐन की जगह अलिफ होगा, गलत है। इल्तमाश होता है। इंतज़ाम ये भी गलत है। तो इर्ताश जो लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है, बाकी सब जो है गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पूछ रहा है सही इमला कौन सा है? तो सही इमला है इर्ताश। 16वां सवाल है, दस्तूर हिंद के किस शेड्यूल में उर्दू को मंजूर शुदा ज़बान की फहरिस्त में शामिल किया गया? चौथे, 5वें, 7वें या 8वें?
ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है 8वें। दस्तूर हिंद हिंदुस्तान का जो कानून है उसके 8वें शेड्यूल में उर्दू को हिंदुस्तान की मंजूर शुदा ज़बान की लिस्ट में शामिल किया गया है। 17वां सवाल है, मिर्ज़ा गालिब किस बादशाह के उस्ताद थे? बहादुर शाह जफ़र, शाह आलम रंगीले या जहांदार शाह? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है बहादुर शाह जफ़र। मिर्ज़ा गालिब बहादुर शाह जफ़र के ज़माने के शायर थे और बहादुर शाह जफ़र को वो शायरी सिखाया करते थे। 18वां सवाल है, ममनून के मानी क्या हैं? मना किया गया, एहसानमंद, जो शुक्र ना अदा करे या मानियो मफहूम? 18 का बी है। 18 का आंसर होगा बी, ममनून के मानी है एहसानमंद होना। मैं आपका, अगर आप मेरा ये काम कर देंगे तो मैं आपकी बहुत ममनून होंगी, मतलब मैं आपकी बहुत एहसानमंद होंगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। 19वां सवाल है, बागो बहार के मुसन्निफ मंदरजा झेल में से कौन है? बागो बहार जो नावल है उसको लिखने वाले कौन है, उनके कौन राइटर हैं? मीर हसन दहलवी, मीर अमन दहलवी, मीर अनीस या अल्ताफ़ हुसैन हाली? ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही जवाब है। बागो बहार के राइटर कौन है? मीर अमन दहलवी। राइटर मतलब मुसन्निफ को राइटर बोलते हैं। 20वां सवाल है, उर्दू के पहले अखबार का नाम था? उर्दू का जो पहला अखबार शाया हुआ था सबसे पहले, उसका क्या नाम था? इनकलाब, इमरोज़, जामे जहानुमा या ज़मींदार? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है जामे जहानुमा। उर्दू का पहला अखबार था जामे जहानुमा। अभी जो हमने हल किया वो जनरल उर्दू से सवालात थे और अब जो है वो जनरल इंग्लिश से सवालात किए गए हैं। सवाल नंबर 21 है, टिक द इनकरेक्ट सेंटेंस। नीचे सेंटेंस दिया गया है, जुमला दिया गया, वो जो गलत जुमला जो होगा उसको टिक करना है। आई हैड ब्रेकफास्ट एन आवर अगो, मॉम थ्रीव अ बॉल ओवर माई हेड, सानिया वॉच्ड ए एंट ईट शुगर इन द किचन या आई वांट टू बी एन एस्ट्रोनॉट व्हेन आई ग्रो अप? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, यानी इसमें जो ये वाला जो जुमला है ऑप्शन नंबर सी वाला ये गलत है। सानिया वॉच्ड ए एंट ईट शुगर इन द किचन। बाकी जो जितने भी सेंटेंस हैं ये सब सही है, ये सेंटेंस गलत है और यहाँ सवाल में पूछ रहा है कि इनकरेक्ट सेंटेंस है उसको टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 22 है, द प्लूरल फॉर्म ऑफ सिलेबस इज डैश। सिलेबस जो है वो सिंगुलर फॉर्म है, इसका प्लूरल फॉर्म पूछ रहा है तो प्लूरल फॉर्म क्या होगा? सिलेबुसिस या सिलेबी या सिलेबल्स या सिलेबीज? सिलेबस का प्लूरल फॉर्म होता है सिलेबी। इसमें यहाँ पूछ लिया है कि सिलेबस का प्लूरल फॉर्म क्या है, तो सिलेबस का प्लूरल फॉर्म जो है वो सिलेबी है, लेकिन हो सकता है आपके क्वेश्चन में पूछ ले कि सिलेबी का सिंगुलर फॉर्म क्या होगा, तो सिलेबी का सिंगुलर फॉर्म क्या होगा? सिलेबस होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ दे मे कॉल मी फॉर द इंटरव्यू। ये एक एक्टिव वॉइस है और कह रहा है कि इसका करेक्ट पैसिव वॉइस ढूंढना है, नीचे जो ऑप्शन दिए गए हुए हैं। तो ये पहला है, ऑप्शन नंबर ए है, आई मे बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू बाय देम, आई माइट बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू बाय देम, आई माइट हैव बीन कॉल्ड फॉर इंटरव्यू बाय देम या आई हैव टू बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू बाय देम? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, आई मे बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू बाय देम। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द बिलो गिवन वर्ड्स स्पेल्ड करेक्टली। नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें कौन सा वर्ड जो है करेक्टली स्पेल किया गया है? कमिटमेंट, 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 कमिटमेंट। कौन सा जो है, कौन से कमिटमेंट की स्पेलिंग सही है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है उसकी सही है कमिटमेंट। कमिटमेंट की स्पेलिंग है COMMITMENT, कमिटमेंट। बाकी जो ऑप्शन है वो सारे गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हेन यू राइट अ लेटर इन एन एग्जामिनेशन। आप एग्जामिनेशन में लेटर लिखते हैं तो राइट विदाउट फेल योर रियल नेम एंड एड्रेस, गिव योर रजिस्टर नंबर, या यू मे राइट एन इमेजिनरी नेम एंड एड्रेस। इट इज़ वाइज नॉट टू राइट एनी ऑफ दिस। इसमें अक्लमंदी यही है कि इसमें से कुछ भी ना लिखा जाए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब है, यू मे राइट एन इमेजिनरी नेम एंड एड्रेस। आप जो है एग्ज़ाम में अगर आपको लेटर लिखने को कहा जा रहा है तो आप अपना इमेजिनरी ऐसे ही मनगढ़ंत कोई अपना नाम और एड्रेस लिख सकते हैं। 26वां सवाल है, बिल्डिंग हैज़ बीन बिल्ट डैश द न्यू प्लान अकॉर्डिंग टू, इन अकॉर्डेंस विथ, फॉर या अबाउट? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, बिल्डिंग हैज़ बीन बिल्ट इन अकॉर्डेंस विद द न्यू प्लान। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 27 है, साउंडिंग द सेम बट स्पेल्ड डिफरेंटली।
हो, बोलने में एक जैसा साउंड करे लेकिन उसके स्पेलिंग जो है अलग हो तो उसको क्या बोलते हैं? सिम्फोनियस बोलते हैं या होमोफोनस बोलते हैं, निम्स बोलते हैं या सेमिनाइमस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। दो वर्ड अगर हम बोलते हैं तो दोनों वर्ड को बोलने में एक जैसी आवाज़ निकलती है लेकिन दोनों की स्पेलिंग अलग होती है तो उसको हम होमोफोनस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, अ बुक रिटन बाय ए पर्सन अबाउट हिज ओन लाइफ। जो कोई अपनी लाइफ के बारे में किताब लिखता है उसको क्या बोलते हैं? रिज्यूम या प्रोफाइल या बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। जो कोई अपनी ही लाइफ के बारे में अपनी ही लाइफ पे किताब लिखता है वो ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट इज द साइनोनिम ऑफ बेलिग्रेंट? कम्बैटिव, टास्क, पैशेंट या फ्रीवोलस। बेलिग्रेंट का साइनोनिम यानी मिलता जुलता वर्ड कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है कम्बैटिव। कम्बैटिव और बेलिग्रेंट दोनों के एक ही माने होते हैं। नंबर 30 है, फाइंड द ऑड वर्ड आउट एंड और बट इन। ऑप्शन नंबर डी जो इसका सही जवाब होगा इन। तो ये जनरल इंग्लिश के सवाल थे और अब जो सवाल हैं वो टीचिंग एप्टीट्यूड से यानी तदरीसी रुझान से सवालात हैं। सवाल नंबर 31 है, स्कूलों में हम निसाबी सरगर्मियों के इनाकाद का मकसद, स्कूल में जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं क्या मकसद होता है? बच्चों की खुद एतमादी को परवान चढ़ाना, तलबा के इक्तसाबी तजुर्बात में इजाफा करना, तलबा में मुसाबकत के जज्बों को फ़रोग देना या ये सभी। मुसाबकत यानी कंपटीशन, तलबा में स्टूडेंट्स में आपस में कंपटीशन के जज्बे को फ़रोग देना, कंपटीशन के जज्बे को बढ़ाना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब है ये सभी। स्कूल में जो को करिकुलर एक्टिविटी होती हैं उससे बच्चों के में खुद एतमादी भी आती है, बच्चों में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस भी आता है, बच्चों के जो इक्तसाबी तजुर्बात हैं, सीखने का जो तजुर्बा है उसमें इजाफा होता है, बच्चों में कंपटीशन का जज्बा होता है, एक दूसरे से आगे बढ़ने का जज्बा होता है, ये सारा मकसद होता है। सवाल नंबर 32 है, तलबा के नज़्म व नस्क का पाबंद बनाने के लिए सबसे मौजूद तरीका है। बच्चों को डिसिप्लिन बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? छड़ी का इस्तेमाल करना, तलबा के मसाइल को दोस्ताना तौर पर हल करना या वालिदैन को शिकायत की नोटिस भेजना या तलबा को कुछ दिनों के लिए क्लास से बाहर कर देना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, तलबा के मसाइल को दोस्ताना तौर पर हल करना। सवाल नंबर 33 है, आप मौलिम बनना चाहते हैं यानी आप टीचर बनना चाहते हैं क्योंकि तदरीस के पेशे में तनख्वाह अच्छी है, टीचिंग का जो प्रोफेशन है उसमें तनख्वाह अच्छी है, या तदरीस एक पुरअमन पेशा है, आपको तदरीस में दिलचस्पी है या आपको सरकारी नौकरी मिल सके। आप किस लिए जो है टीचर बनना चाहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपको तदरीस में दिलचस्पी है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सबसे मौजूद जवाब है। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो उसमें आपको टीचिंग में जो आपको दिलचस्पी होगी तभी आप टीचर बन पाएंगे। सवाल नंबर 34 है, यौम असातिज़ा किस अजीम शख्सियत के यौम पैदाइश के मौके पर मनाया जाता है? टीचर्स डे जो है किस अजीम शख्सियत कौन थे जिनकी यौम पैदाइश के मौके पर, जिनकी बर्थडे पर टीचर्स डे मनाया जाता है? महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राधा कृष्णन या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। डॉक्टर राधा कृष्णन की बर्थडे है जिस दिन टीचर्स डे मनाया जाता है। और टीचर्स डे कब मनाया जाता है, इस सवाल का जवाब आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 35वां सवाल है, शांति निकेतन हिंदुस्तान के किस रियासत में वाक़ है? शांति निकेतन स्कूल है वो हिंदुस्तान के किस राज्य में, किस रियासत में, किस स्टेट में वाक़ है? मगरबी बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात। मगरबी बंगाल मतलब वेस्ट बंगाल। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब है। शांति निकेतन किसने खोला था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। 36वां सवाल है, तलबा से अच्छे रवाबित को कायम करने के लिए एक मौलिम के लिए सबसे ज़्यादा मौजूद सरगर्मी क्या होगी? बच्चों से अच्छा राब्ता कायम हो, बच्चों के साथ दोस्त बन सकें, तो एक टीचर को जो है सबसे अच्छी कौन सी एक्टिविटी करनी होगी जिससे तलबा के साथ उनका रिश्ता अच्छे से कायम हो सके? तलबा से शफ़क़त से पेश आना, दोस्ताना बर्ताव करना, इनफरादी तवज्जो देना या अच्छी गुफ्तगू करना। ऑप्शन नंबर सी जो है इनफरादी तवज्जो देना। सब बच्चों को अगर अलग अलग से तवज्जो दी जाए, सबके नाम पूछे जाएं, सब पे तवज्जो दी जाए, उनके हाल चाल पूछे जाएं, तो स्टूडेंट और टीचर के बीच में अच्छा राब्ता कायम होता है। सवाल नंबर 37 है, इस्तिलाह किंडरगार्टन का मतलब? किंडरगार्टन का क्या मतलब है? बच्चों का स्कूल, बच्चों का बाग, बच्चों का घर या इनमें से कोई नहीं। बी जो है इसका सही जवाब है बच्चों का बाग। किंडरगार्टन का मतलब है बच्चों का बाग। सवाल नंबर 38 है, बच्चे की आज़ादी का
तसव्वुर दिया, बच्चे को आज़ाद छोड़ दिया जाए, बच्चे पे ज़्यादा सख्ती ना की जाए, इस कॉन्सेप्ट को किसने फ़रोग़ दिया या ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? अफलातून ने, महात्मा गांधी ने, अरस्तू ने या रोसो ने? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है रोसो ने। रोसो ने कहा है कि बच्चों पे बेजा सख्ती ना की जाए, उन्हें आज़ादी दी जाए ताकि बच्चे जो है अच्छी तरह से इक्तसाब करें, अच्छी तरह से सीख पाएंगे। सवाल नंबर 39 है, कौमी ख़वानदगी मिशन किस साल कायम किया गया? 1986 में, 1988 में, 1990 में या 1994 में? कौमी ख़वानदगी मिशन मतलब नेशनल एजुकेशन मिशन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, 1988 में कौमी ख़वानदगी मिशन कायम किया गया। सवाल नंबर 40 है, महात्मा गांधी की बुनियादी तालीम स्कीम बेसिक एजुकेशन स्कीम किस साल शुरू की गई? 1935, 1936, 1937 या 1938? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, 1937 में महात्मा गांधी की बेसिक एजुकेशन स्कीम आई थी, वो 1937 में शुरू हुई थी। तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड से सवाल थे और अब जहनी सलाहियत यानी मेंटल एबिलिटी वाले पोर्शन से सवाल आएंगे। सवाल नंबर 41 है, झेल में से सवालिया निशान की जगह कौन सा अदद होगा? नीचे कुछ अदद दिए गए हैं और फिर बीच में डैश है, तो इस जगह जो है कौन सा अदद होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है 28। यहाँ जो है 7 है एक अदद, उसके बाद 12 है, उसके बाद 19 है, तो यहाँ कौन सा होगा और फिर यहाँ कौन सा होगा? तो यहाँ होगा 7 के बाद अगर हम देखते हैं कितना नंबर आ रहा है, 7 और 12 के बीच में 5 का गैप है, 7, 5, 12 और 12, 19 के बीच कितना गैप है? तो 5 में फिर 2 बढ़ा देंगे तो 7, 12, 7, 19, फिर 19, 7 में फिर 2 बढ़ाएंगे तो 9, 19, 9, 28, फिर 28 में यहाँ 9 दिया था, 9 के बाद फिर 2, 9 में 2 का इजाफा करेंगे यानी 11, तो 11, 28 और 11, 39, फिर 39 में 13, 39 और 39 में 13 और जोड़ेंगे तो 52। तो यहाँ जो है ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। 42वां सवाल है, अगर कंप्यूटर को रीटअप मॉक के बतौर कोड किया जाए तो मेडिसिन का कोड क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, एनीसीडेम होगा। यानी अगर हम कंप्यूटर को ऐसे उल्टा करके पढ़ते हैं, RETAP MOC ऐसे करते हैं, तो मेडिसिन को कैसे करेंगे? मेडिसिन का हम पहले E लेंगे यहाँ, फिर मेडिसिन का N लेंगे, फिर मेडिसिन का I लेंगे यहाँ, फिर C, फिर ID, फिर EM। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब है। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, 1-2 मिनट में ये सॉल्व हो जाएगा। 43वां सवाल है, क्वारटी लक्षद्वीप तो डैश अंडमान, लद्दाख, पोर्ट ब्लेयर, पुडुचेरी या चंडीगढ़? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, पोर्ट ब्लेयर। 44वां सवाल है, अगर आप 1 से 100 तक तमाम नंबर लिख देते हैं तो आप कितनी बार 1 लिखते हैं? अगर आप 1 से लेकर 100 लिखते हैं तो आप कितनी बार 1 लिखते हैं? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, 21 बार। 45वां सवाल है, अफरोज़ ने कहा ये लड़की मेरी वालदा के पोते की बीवी है। अफरोज़ लड़की का क्या लगता है? किसी लड़की की तरफ इशारा करके अफरोज़ ने कहा कि ये लड़की मेरी वालदा यानी मेरी माँ के पोते की बीवी है। तो अफरोज़ जो है उस लड़की का क्या है? वालिद, दादा, शौहर या ससुर? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब है, ससुर। अफरोज़ उस लड़की का ससुर है। सवाल नंबर 46वां है, अंग्रेज़ी डिक्शनरी के मुताबिक झेल में दिए गए लफ्ज़ अल्फाज को तरतीब दें। अंग्रेज़ी डिक्शनरी में किस तरह से अल्फाज लिखे हुए हैं? प्रीच, प्रेज, प्रिसनेट या प्रिसेप्ट? 2, 1, 4, 3। पहले दूसरे नंबर का आएगा प्रेज आएगा पहले, उसके बाद पहले नंबर का आएगा प्रीच यानी PR, ऐसे हम देखेंगे PRA, PRE, ए के बाद E आता है ना। चौथा देखेंगे PREC, उसके बाद E के बाद A है, उसके बाद E आएगा, उसके बाद C आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यानी पहले दूसरे नंबर प्रेज को लिखेंगे। इंग्लिश डिक्शनरी में जो है पहले अगर हम सर्च करते हैं तो पहले प्रेज आएगा, उसके बाद प्रीच आएगा,
उसके बाद प्रिसेप्ट आएगा, उसके बाद जो है उसके बाद प्रिसिनेट आएगा। 47वां सवाल है CUP कप लिप, कप लिप, तो बर्ड क्या, बर्ड जो है ग्रास, फॉरेस्ट, बुश या बीक। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब है, बर्ड, बीक, कप, लिप। 48वां सवाल है दी गई शक्ल में कितने ट्रायंगल हैं, नीचे जो हैं इसमें कितने ट्रायंगल है, 14, 12, 13 या 10। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब है, 14 ट्रायंगल हैं, 14 त्रिभुज हैं। सवाल नंबर 49 है 1/2 + 3/4 + 1 क्वेश्चन मार्क है, उसके आगे क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है 9/4। सवाल नंबर 50 है जिस तरह से क्रिकेट का ताल्लुक हिंदुस्तान से है ठीक उसी तरह से बेसबॉल का ताल्लुक किससे है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका, ब्राज़ील। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, अमेरिका से, बेसबॉल का ताल्लुक अमेरिका से है। अभी तक जो सवाल थे हिस्सा अव्वल के वो ऐसे ही जनरल सवालात थे जो सबसे पूछे जाएंगे, लेकिन ये स्पेसिफिक है, हिस्सा दोम जो है स्पेसिफिक है, आपके सब्जेक्ट पर बेस्ड होगा। अगर आप बायोलॉजिकल साइंस के हैं तो सवालात जो हैं बायोलॉजिकल साइंस से ही पूछे जाएंगे। सवाल नंबर 51 है इंसान के जीन में क्रोमोसोम के नंबरात क्या हैं, इंसान के, ह्यूमन के जीन में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 42, 44, 46 या 48। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है 46। 52वां सवाल है ल्यूकोसाइट्स का दूसरा नाम है WBC, RBC, प्लाज्मा या TNT। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, ल्यूकोसाइट का दूसरा नाम है WBC। आप एग्ज़ाम में आ सकता है कि WBC का दूसरा नाम क्या है, तो WBC का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट है, ल्यूकोसाइट का दूसरा नाम WBC है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 53 है चिकनगुनिया बीमारी की वजह है मच्छर, मक्खी, झींगुर, चूहा। किसकी वजह से चिकनगुनिया बीमारी हो जाती है, तो मच्छर के काटने से चिकनगुनिया बीमारी हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 54 है पुरकिंजी फाइबर्स इंसानी जिस्म के किस आज़ा में होता है, पुरकिंजी फाइबर इंसान के किस ऑर्गन में होता है, दिमाग में, गुर्दा में, दिल में, आँखों में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, पुरकिंजी फाइबर जो होता है वो दिल में होता है, इंसान के हार्ट में होता है। सवाल नंबर 55 है पौधों में गैसों की गुजरगाह किसके ज़रिए होती है, पौधों में गैस की ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होती है, किसके ज़रिए होती है, स्टोमेटा के ज़रिए, जाइलम के ज़रिए, फ्लोएम के ज़रिए या वेसल के ज़रिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, पौधों में गैस की ट्रांसपोर्टेशन, गैस की आवाजाही, गैस अंदर जाती है बाहर आते हैं, गैस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है, ऑक्सीजन बाहर आती है पौधों में से, तो ये किसके ज़रिए होती है, ये स्टोमेटा के ज़रिए होती है। जो पौधों के ऊपर छोटा छोटा छेद होता है, छोटा छोटा होल होता है, इसको स्टोमेटा कहते हैं। सवाल नंबर 56 है विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम है नज़र का कम होना, बेरी बेरी, रिकेट्स, स्कर्वी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, स्कर्वी। सवाल नंबर 57 है कौन सा पौधा लेगुमिनस है, लेगुमिनस, कौन सा पौधा लेगुमिनस है, दलहनी पौधा। कौन सा पौधा दलहनी है, सोयाबीन, रोज़, मैंगो या मार्गो। तो सोयाबीन जो है वो दलहनी पौधा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 58 है फैगोसाइटोसिस के ज़रिए कौन खाना खाता है, हाइड्रा, अमीबा, ए और बी दोनों यानी हाइड्रा और अमीबा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, फैगोसाइटोसिस के ज़रिए अमीबा खाना खाता है। सवाल नंबर 59 है पल्स ऑक्सीमीटर किसकी पैमाइश करता है, पल्स ऑक्सीमीटर किसको नापता है, SpCO2, CO2, SOCO2 या SpO2। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, SpO2 को पल्स ऑक्सीमीटर जो है उसकी पैमाइश करता है, उसको नापता है। सवाल नंबर 60 है क्रोमोसोम्स के आखिर एंड को कहते हैं, क्रोमोसोम्स का जो आखिर होता है एंड जो होता है उसको क्या कहते हैं, प्रोटोमेयर्स, सेंट्रोमेयर्स, टीलोमेयर्स या साइक्लोमेयर्स। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, टीलोमेयर्स।
61वां सवाल है, अमाइलेज किस ग्लैंड से निकलता है? सलाइवरी ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड से, एड्रिनल ग्लैंड से या थायराइड ग्लैंड से? ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब है। अमाइलेज जो है सलाइवरी ग्लैंड से, जहाँ से थूक निकलता है उसी ग्लैंड से अमाइलेज निकलता है। 62वां सवाल है, इंसानी जिस्म में सबसे ठोस मादा है, इंसानी जिस्म में सबसे सॉलिड मादा क्या है? सीमेंटम, इनेमल, बोन या डेंटिन? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, इनेमल। दांत का जो मसूड़ा है वो सबसे इंसान के जिस्म में सबसे ठोस होता है। 63वां सवाल है, किसके खून को हेमोलिम्फ कहा जाता है? बिल्ली के, चूहा के, झिंगुर के या चमगादड़ के? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, हेमोलिम्फ झिंगुर के खून को कहा जाता है। सवाल नंबर 64 है, इंसानी जिस्म का नॉर्मल बीपी होता है 100/80, 80/120, 120/80 या 80/100? तो इंसानी जिस्म का नॉर्मल बीपी जो होता है ब्लड प्रेशर वो 120/80 होता है। ऑप्शन नंबर सी। 65वां सवाल है, जिस्म के सभी हिस्सों में दिल से खून किसके ज़रिए जाता है? जिस्म के जितने भी ऑर्गन हैं, जितने भी पार्ट हैं, उसमें खून, दिल से जो खून लिया जाता है वो किसके ज़रिए जाता है? आर्टरीज़ के ज़रिए, वेंस के ज़रिए, कैपिलरीज़ के ज़रिए या बोन्स के ज़रिए? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब है, आर्टरीज़ के ज़रिए। धमनियों के ज़रिए जो है इंसान के दिल से खून बाकी जिस्म के दूसरे हिस्सों में जाता है, आर्टरीज़ के ज़रिए। 66वां सवाल है, आफाकी तौर पर खून हासिल करने वाला यूनिवर्सल ब्लड एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप होता है। ऐसा ब्लड ग्रुप जो किसी ग्रुप से भी खून ले ले, एक्सेप्ट कर ले, उसको ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब, ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल ब्लड एक्सेप्टर होता है, वो किसी भी ब्लड ग्रुप से खून हासिल कर सकता है। नंबर 67 है, नेफ्रॉन किसकी फंक्शनल यूनिट है? आँख की, गुर्दे की, दिल की या दिमाग की? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, नेफ्रॉन जो है वो गुर्दे की फंक्शनल यूनिट है। सवाल नंबर 68 है, डीएनए में मंदरजा झेल नहीं होता है। डीएनए में क्या नहीं होता है? एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन या यूरेसिल? तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब है, डीएनए में यूरेसिल नहीं होता है, बाकी एडेनाइन, गुआनाइन और साइटोसिन ये तीनों होते हैं। सवाल नंबर 69 है, फर्मेंटेशन किस तरह का अमल है? एरोबिक, एनारोबिक, पॉजिटिव या निगेटिव? फर्मेंटेशन एरोबिक होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, या एनारोबिक होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, या फिर पॉजिटिव ही होता है या नेगेटिव होता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, फर्मेंटेशन जो है एनारोबिक होता है। जब ऑक्सीजन एब्सेंट होता है तो फर्मेंटेशन होता है, यानी फर्मेंटेशन जो है एनारोबिक प्रोसेस है। सवाल नंबर 70 है, फूल का फीमेल रिप्रोडक्टिव हिस्सा है। फूल जो है फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, स्टैमेन, एंथर, पिस्टिल या कैलिक्स? फूल का कौन सा हिस्सा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब, पिस्टिल जो है वो फूल का फीमेल पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सवाल नंबर 71 है, सीडोसेल किस में पाई जाती है? सीडोसेल किस में पाई जाती है? मोलस्का में, आर्थ्रोपोडा, नेमाटोडा या एनेलिडा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, सीडोसेल जो होता है वो नेमाटोडा में पाई जाती है, यानी फॉल्स कैविटी जो है वो नेमाटोडा में पाई जाती है। सवाल नंबर 72 है, ओफियोलॉजी में मुताला किया जाता है। ओफियोलॉजी किसकी स्टडी को कहते हैं? सांपों की, मछली की, सांपों की, छिपकली की, मछलियों की या परिंदों की? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, सांपों की स्टडी को ओफियोलॉजी कहा जाता है। सवाल नंबर 73 है, सेल को किसने दरियाफ्त किया? सेल की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट मार्टिन, रॉबर्ट शैन या रॉबर्ट हुक? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी सबसे पहले। सवाल नंबर 74 है, इनमें से कौन प्रोकैरियोट्स हैं? वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई या प्रोटोजोआ? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोट्स है। सवाल नंबर 75, हिंदुस्तान में साइंस डे किसकी याद में मनाया जाता है? सुब्रमण्यम, सीवी रमन, चंद्रशेखर, जे भाभा?
ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। सीवी रमन की याद में साइंस डे मनाया जाता है। सवाल नंबर 76 है, मंदरजा झेल में सही का इंतखाब करें। कौन सही सीक्वेंस में है? किडनी यूरेटर यूरेथ्रा ब्लेडर, या किडनी ब्लेडर यूरेटर यूरेथ्रा, या किडनी यूरेटर यूरेथ्रा वेन, या किडनी यूरेटर ब्लेडर यूरेथ्रा। कौन सही सीक्वेंस में है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। किडनी, पहले किडनी आता है, उसके बाद यूरेटर, फिर ब्लेडर, फिर यूरेथ्रा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 77 है, गोल्जी अपैरेटस की ओरिजिन बुनियाद क्या है? गोल्जी अपैरेटस की बुनियाद क्या है? लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर, या टीआर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, ईआर। गोल्जी अपैरेटस की बुनियाद क्या है? गोल्जी अपैरेटस कहाँ से निकलता है? ईआर से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। 78वां सवाल है, राइबोसोम्स बनता है न्यूक्लियोलस में, गोल्जी बॉडीज में, साइटोप्लाज्म में, या लाइसोसोम में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, न्यूक्लियोलस में। राइबोसोम कहाँ बनता है? न्यूक्लियोलस में। सवाल नंबर 79 है, एंजाइम एक्शन का लॉक और की का उसूल किसने दिया? एंजाइम एक्शन का लॉक और की का उसूल किसने दिया? फ्लेमिंग ने, वॉटसन ने, स्मिथ ने, या फिशर ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, फिशर ने। सवाल नंबर 80 है, अदरक में खाना कहाँ स्टोर होता है? अदरक में फूड स्टोरेज कहाँ होता है? तने में, स्केल पत्तों में, रूट में, या शाख में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब है, पत्तों के स्केल में। अदरक में खाना कहाँ स्टोर होता है? पत्तों के स्केल में। सवाल नंबर 81 है, दही में कौन सा बैक्टीरिया मौजूद होता है? लैक्टोसेफेली, लैक्टोफंजाई, लैक्टोबैसिलस, या लैक्टोफोगस। तो लैक्टोबैसिलस जो है एक ऐसा बैक्टीरिया है जो दूध को दही में कन्वर्ट करता है। तो दही में लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 82 है, मंदरजा झेल में कौन एंटीबायोटिक है? टेट्रामाइसिन, टेट्रासिलीन, टेट्रासाइक्लिन, या साइक्लोहेक्सेन, या ये सभी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, टेट्रासाइक्लिन। ये एक तरह की एंटीबायोटिक है। सवाल नंबर 83 है, वायरस से कौन सी बीमारी नहीं होती है? यहाँ पूछ रहा है वायरस से कौन सी बीमारी नहीं होती है? फ्लू, मम्प्स, ट्यूबरक्लोसिस, या रूबेला। ट्यूबरक्लोसिस या टीबी, या रूबेला। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, वायरस से ट्यूबरक्लोसिस नहीं होती है। सवाल नंबर 84 है, मंदरजा झेल में किसका फूल यूनिसेक्सुअल नहीं है? किसका फूल यूनिसेक्सुअल नहीं है? पपाया का, मेज़ का, पम्पकिन का, या मस्टर्ड का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, मस्टर्ड का फूल जो है यूनिसेक्सुअल नहीं है, यानी मल्टीसेक्सुअल होगा। सवाल नंबर 85, कौमी यौम साइंस कब मनाया जाता है? नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? 28 जनवरी को, 28 फरवरी को, 28 मार्च को, या 28 अप्रैल को। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब है, 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे यानी कौमी यौम साइंस मनाया जाता है। सवाल नंबर 86 है, आरएनए में पाई जाने वाली शुगर होती है। आरएनए में कौन सी शुगर पाई जाती है? फ्रक्टोज, हेक्सोज, ग्लूकोज, या राइबोज। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, आरएनए में राइबोज शुगर पाई जाती है। सवाल नंबर 87 है, रीढ़ की हड्डी दिमाग के किस हिस्से से निकलती है? रीढ़ की जो पीछे हड्डी होती है वो दिमाग के किस पार्ट से निकलती है? सेरेब्रम से, पोन्स से, या मेडुला से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, मेडुला से। सवाल नंबर 88 है, सेल में सबसे ज़्यादा किस तरह का आरएनए होता है? आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, या एचआरएनए। सेल में सबसे ज़्यादा किस तरह का आरएनए होता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब है, आरआरएनए। सवाल नंबर 89 है, खून के जमने में मंदरजा झेल खुलिया में मदद करती है। जब कहीं पर कट लग जाता है तो खून थोड़ी देर के बाद जो है खून जम जाता है। तो खून के जमने में कौन सा सेल मदद करता है? लिम्फोसाइट, माइलिन, थ्रोम्बोसाइट्स, या एडिपोसाइट्स। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब है, थ्रोम्बोसाइट सेल जो है खून के जमने में मदद करता है।
सवाल नंबर 90 है, प्लाज्मा में तकरीबन डैश फीसद पानी होता है। प्लाज्मा में तकरीबन कितना फीसद पानी होता है? 60%, 70%, 80% या 90%। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। प्लाज्मा में तकरीबन 90% पानी होता है। सवाल नंबर 91 है, गॉबलेट सेल किसको बनाती है? शुगर को, म्यूकस को, थायमिन को या HCl को? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, म्यूकस को। गॉबलेट सेल म्यूकस बनाती है। सवाल नंबर 92 है, कोलेजन में सबसे ज़्यादा मौजूद होता है एमिनो एसिड्स, ग्लूटेन, चर्बी या फ्रक्टोज? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, एमिनो एसिड्स। कोलेजन में सबसे ज़्यादा एमिनो एसिड्स पाया जाता है। सवाल नंबर 93 है, मेंडल का मोनोहाइब्रिड तनासुब रेशियो क्या है? मेंडल का मोनोहाइब्रिड का रेशियो क्या है? 2:1, 3:1, 4:1 या 1:1? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, 3:1। सवाल नंबर 94 है, जीनियात का बानी किसे कहा जाता है, यानी जेनेटिक्स का बानी किसे कहा जाता है? सेंट थॉमस, सेंट रूस, जीजे मेंडल या लुइस पास्चर? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, जीजे मेंडल को जीनियात का बानी कहा जाता है, यानी जेनेटिक्स का बानी कहा जाता है या फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 95 है, फोटोसिंथेसिस का अमल कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट, स्टेम, रूट या प्रोटोप्लाज्म? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब है, फोटोसिंथेसिस का अमल क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। सवाल नंबर 96 है, थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन है। कौन सा हार्मोन थायराइड ग्लैंड से निकलता है? कोलेस्ट्रॉल, थायसिन, थायरॉक्सिन या एक्सटोमिन? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड से निकलता है। 97वां सवाल है, इंसान के खून की पीएच की वैल्यू क्या होती है? 6.40, 7.40, 8.40 या 6.00? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, इंसान के खून की पीएच वैल्यू 7.40 होती है। सवाल नंबर 98 है, इंसुलिन किस ग्लैंड से बनता है? एड्रेनल, पिट्यूटरी, पीनियल या पैनक्रियाज? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, पैनक्रियाज ग्लैंड से ही इंसुलिन बनता है। सवाल नंबर 99 है, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु मौजूद होता है? Si, P, Fe या Cu? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, फेरम यानी आयरन। हीमोग्लोबिन में सबसे ज़्यादा आयरन मौजूद होता है। पपैवर सोमनीफेरम से क्या मिलता है? लाइजोल, ओपियम, एट्रोपा या क्लौदी? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, ओपियम। अफीम जो है वो पेपावर सोमनीफेरम से मिलता है। ये किसी पेड़ का जो है साइंटिफिक नेम है और उससे ओपियम मिलता है यानी अफीम मिलता है। तो ये जो सवालात हमने हल किए हैं वो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के बीएड का जो इंट्रेंस टेस्ट हुआ था 2021 में बायोलॉजिकल साइंस के लिए, उसका ये सवालनामा था। सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आप इनकरेज एडू यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी मज़ीद उर्दू की तैयारी हो सके अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं नई वीडियो में। टेक केयर, बाय।